हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार आपके साथ हाजिर है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक और पार्ट के साथ। हमने पहले देखा था, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हिंदू मैरिज एक्ट की हम बात कर रहे हैं दैट इज जस्ट बिलोंग टू द हिंदूज, और हमने पहले ही बता चुका है कि हु आर द हिंदू। वो पिछले वीडियोस में आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं, और रेफरेंस देख लीजिए फिर से आप पिछले वीडियोस का। अब आगे बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की। तो सबसे पहली बात आती, चूंकि बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट की, तो जब तक मैरिज की बात हो रही है तो मैरिज में कुछ यहाँ टर्म्स कंडीशन दी गई है कि किस स्थिति में इसको मैरिज माना गया। एक्ट में हम आगे भी देखेंगे वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, कब विवाह शून्य होता है या किस स्थिति में आगे जाकर विवाह शून्यकरण होता है। इन पर भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे इसी मैरिज एक्ट के तहत। परंतु आज हम देखते हैं सेक्शन 5, जहाँ टर्म्स और कंडीशन दी गई है कि हिंदू विवाह में क्या शर्तें हैं जिसके बाद विवाह होता है। तो कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज सेक्शन 5। चलिए शुरू करते हैं, आप भी अपने कॉपी पेन के साथ शुरू हो जाइए। तो देखिए दोस्तों, जो चीजें दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ क्या टर्म्स कंडीशन। सबसे पहली लाइन है इस एक्ट की, द मैरिज में बी सोलमनाइज बिटवीन द टू हिंदूज। देखिए वही बात आ गई जो हमने पहले डिस्कस की थी कि दो हिंदुओं के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई विवाह संपन्न किया जा रहा है, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर द फुलफिल्ड, नेमली किन शर्तों के साथ वो फुलफिल होना चाहिए, वो शर्तों पर आज हम बात करते हैं। तो देखिए सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 कहता है नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। किसी भी पक्ष यानी भी पत्नी हो या पति हो, दोनों में से पति पत्नी का कोई भी लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, जब मैरिज हो रही हो उस समय वो जीवित नहीं होना चाहिए। यदि विवाह हो रहा है, यानी पहले से ही मान के चलिए कोई पति पत्नी और उसका विवाह फिर हो रहा हो, तो उन दोनों में से कोई एक लाइफ नहीं होना चाहिए। इसके और भी बहुत सारे एक्सपेंड किया गया है, हम आगे डिटेल में वीडियोज में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल में यहाँ सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 यही कहता है कि नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस, किसी भी जो भी पक्षकार है जो विवाह कर रहा है उसका कोई भी पति या पत्नी मैरिज करते समय जीवित नहीं होना चाहिए। दूसरी सब सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 कहता है, इसमें 3 कंडीशन दी गई है दोस्तों। एट द टाइम ऑफ द मैरिज नाइदर पार्टी, कोई भी पार्टी मैरिज के समय क्या क्या चीजें नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहली जो चीज दी गई है इसमें कहा गया है कि यह कभी कोई अनसाउंडनेस की कंडीशन है माइंड में किसी भी विवाह करने वाले में, और उसके कारण क्या है, वो इस इनकेपेबल टू गिविंग अ वैलिड कंसेंट। कोई वैलिड जो कंसेंट है, सम्मति देने में, वैधिक सम्मति या विधिक सम्मति देने में वो अक्षम होता है, इनकेपेबल होता है, काहे कारण ड्यू टू द कंसिक्वेंस ऑन द अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड, किसी विकृत चित्ता के कारण, तो फिर ये विवाह नहीं हो सकता। टर्म्स का कंडीशन है। इसी का आगे जो दूसरी चीज है बी में कही गई है कि यदि इस तरीके की वो वैलिड कंसेंट देने में किसी तरीके से यदि वो कैपेबल हो भी जाए और उसके बाद भी यदि वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफरिंग हो रहा हो या सफर हो, तो उस बीच में क्या हो और इस तरीके से ये मेंटल डिसऑर्डर हो या अनफिट हो कि जो विवाह है उसके लिए वो अनफिट हो, और पहली चीज है कि जो विवाह वो कर रहा है उसके लिए वो अनफिट हो, और दूसरी चीज है कि प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन, संतान उत्पत्ति के लिए भी वो अनफिट हो। तो इस कंडीशन में भी विवाह नहीं होता, विवाह मान्य नहीं किया जा सकता। तीसरी कंडीशन है इंसैनिटी पर दिया गया है कि उन्मत्तता का उसका यदि कंटिन्यूसली बार बार रिकरेंट अटैक हो रहा है, बार बार उन्मत्तता का दौरा पड़ रहा है, तो भी फिर ये विवाह माफ कीजिएगा, विवाह के लिए फिर ये मान्य नहीं किया जाएगा। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 3 पे बात करते हैं, जैसे कि हम बहुत जनरली है, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, तो याद रखने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये कहता है दोस्तों कि जो ब्राइड ग्रूम है, जो वर है, वो कंप्लीटेड होना चाहिए 21 ईयर, और जो ब्राइड है, वधू है, उसको 18 ईयर्स का कंप्लीट होना चाहिए। फोर्थ की बात करते हैं सेक्शन 5 का सब सेक्शन 4 देखते हैं हम दोस्तों। इसमें कहा गया है कि कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशन है, जिसे डिफाइन किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के ही सेक्शन 3G में। तो ये जो प्रोहिबिटेड रिलेशन है ये नहीं होना चाहिए जो विवाह कर रहे हैं उनके बीच में। अब ये सेक्शन 3G जो है वो डिटेल में हम देखेंगे बाद के वीडियोज में। तो जो भी प्रोहिबिटेड रिलेशन यानी इन जनरल छोटे से तौर पे मैं आपको बताता हूँ
कि जैसे भाई की पत्नी हो गई, पिता की पत्नी हो गई, या मामा की वाइफ हो गई, तो इस तरीके से रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़ कि भाई चाचा भतीजी हो गए या इनकी भाई बहन हो गए। तो हाँ, इसमें एक चीज़ जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस सेक्शन में दी गई है। इसमें कहा गया अनलेस द कस्टम और यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ दैम परमिट ऑफ अ मैरिज बिटवीन द टू। यदि किस तरीके कोई रीति रिवाज है, कस्टम है, या कोई पुरानी रूढ़ी चली आ रही है, रीति रिवाज है, यदि वो इस चीज़ को परमिट करता है तो फिर ठीक है। और यदि इस तरीके की परमिट नहीं करता तो किसी भी तरीके से जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री है उसमें वो पार्टीज यानी जो विवाह कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। सेम चीज़ लगभग वैसे ही है कि रीति रिवाज और जो रूढ़ी है उस पर यदि वो मान ले, वो ठीक है, वो समझे कि ये विवाह हो सकता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु 5 सेक्शन 5 का सब सेक्शन 5 भी यही कहता है कि यदि इस तरीके के रीति रिवाज या रूढ़ी मान्य करे तो ठीक है, बट यदि ऐसा नहीं मान्य करता है तो फिर वो पार्टीज को क्या होना चाहिए, आर नॉट सपिंड ऑफ इच अदर, वो एक दूसरे के सपिंड नहीं होना चाहिए। और सपिंड की यदि हम बात करें तो सेक्शन 3F जो है इसको डिफाइन करता है कि इसमें कहा गया है, छोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि सपिंड जो है वो माता की 3 पीढ़ी और पिता की 5 पीढ़ी तक, इस तरीके से यदि 3 जनरेशन और 5 जनरेशन वो भी इंक्लूड है, तो इस तरीके के जनरेशन के बीच में कोई विवाह जैसा रिलेशनशिप नहीं हो सकता। हाँ, पर वही है कि यदि रूढ़ी या रीति रिवाज इसको मान्यता देते हो तो फिर बात अलग है, वो इससे परे होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको निश्चित है कि जो टर्म्स कंडीशन है जो फुलफिल होना चाहिए वो सारी चीज़ें सेक्शन 5 में दी गई है, और मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।